तन्वी, तन्वी सुनो तो, मैं तुमसे बस 1 मिनट बात करना चाहता हूँ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। उसी शाम अपनी शादी के लिए दुल्हन वेश में सजने के लिए सामने ब्यूटी पार्लर की ओर तेज कदमों से बढ़ती तन्वी ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड पदम से झुंझलाते हुए गुस्से से कहा, प्लीज तन्वी, एक बार मेरी बात सुन लो, बस एक बार प्लीज। बस यह सामने रेस्टोरेंट में बैठकर थोड़ी बात करते हैं, प्रॉमिस 10 मिनट से ज़्यादा तुम्हारा समय नहीं लूँगा। उफ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी पदम, पीछा छोड़ो मेरा, तन्वी ने अपनी चाल तेज करते हुए कहा। तन्वी बस 10 मिनट, आखिरी बार। उसकी चिरौरी करते हुए वह तन्वी का रास्ता रोकते हुए उसके एकदम सामने आ गया और फिर बोला, चलो ना प्लीज, सामने रेस्टोरेंट में बैठते हैं। विवश तन्वी और उसकी बहन बड़े बेमन से उसके साथ साथ चल दी। रेस्टोरेंट में एक खाली टेबल के सामने खड़े खड़े तन्वी उससे बोली, जल्दी बोलो, क्या बोलना है तुम्हें, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं। तन्वी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? जब से तुम मुझे छोड़कर गई हो मैं जैसे अंगारों पर लौट रहा हूँ। मैं इतनी तकलीफ में हूँ कि बता नहीं सकता। मेरी जिंदगी में वापस आ जा तन्वी, प्लीज, आई बेग यू। यह क्या बेहूदगी है पदम, यह क्या टाइम है इन बातों का? हटो मेरे रास्ते से और मुझे जाने दो, मेरे पास तुम्हारी इस बकवास के लिए टाइम नहीं। कहते हुए तन्वी वहाँ से जाने लगी कि फिर से उसका रास्ता रोकते हुए पदम उससे बोला, तुम मुझे छोड़कर किसी और की नहीं हो सकती, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। तुम मर जाओ, लेकिन मेरा पीछा छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना, तन्वी बोली। तभी पदम ने उसका हाथ पकड़ लिया। तन्वी ने डूबते दिल से देखा। अचानक उसके भावी पति सजल की दोनों बहनें उसके सामने खड़ी थीं। यह क्या खिचड़ी पकड़ी है तुम दोनों में? तन्वी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आज तुम्हारी शादी है और तुम यहाँ हमारी पीठ पीछे इस लड़के के साथ रासलीला रचा रही हो, मेरे सीधे साधे भाई को धोखा दे रही हो, टू टाइमिंग कर रही हो। सजल की बहनों को यूं अनपेक्षित रूप से अपने सामने देख तन्वी के चेहरे से मानो खून निकल गया और पत्ते सी थरथर कांपती बोली, नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं। बात तो यही है तन्वी, तुम मेरे भोले भाले भाई की आंखों में धूल झोंक रही हो। वह तो हम दोनों शादी से पहले तुम्हें अपने खानदानी गहने देने आए थे। यहाँ नहीं आते तो तुम तो मेरे भाई को अपने जाल में फंसा ही लेती। बस अब और नहीं, यह शादी नहीं हो सकती। मैं अभी जाकर भाई को सब बताती हूँ। कहते हुए सजल की बहनें क्रोधावेश में पैर पटकते हुए वहां से चली गई। घटनाक्रम ने जो भयावह मोड़ लिया था, तन्वी समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करे। भयाक्रांत तन्वी ने अपने कदम ब्यूटी पार्लर की ओर बढ़ाए। उसकी आंखों से आंसुओं की बांध फूट पड़ी। कुछ देर में वह बड़ी मुश्किल से संयत हुई और फिर डूबते मन से पार्लर में मेकअप करवाने लगी। उसका मेकअप पूरा हुआ ही था कि पापा का फोन आया। तन्वी, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम पदम से फिर से मिली आज के दिन? तेरी अकल तो घास चरने नहीं चली गई। सब कुछ खत्म कर फौरन घर पहुँच। सजल और उसके पापा यहाँ आने ही वाले हैं। वे तुझसे भी कुछ बात करना चाहते हैं। जी पापा, बस अभी पहुंची, धड़कते मन से तन्वी ने कहा। सजल और उसके पापा के उनके घर आने पर जो स्यापा फैला वह कल्पना के परे था। उन्होंने शादी के चंद घंटों पहले एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने के चलते तन्वी पर बेवफाई का आरोप लगाया और उसकी कोई बात ढंग से सुने बिना शादी तोड़ दी। उधर पदम को अपने और तन्वी की एक कॉमन फ्रेंड के जरिए तन्वी के घर की एक एक खबर हर पल मिल रही थी। जैसे ही उसको सजल और तन्वी की शादी के टूटने की खबर मिली, वह खुद तन्वी के घर जा पहुंचा और उसने तन्वी के पिता से उस दिन तन्वी से शादी करने की पेशकश की। बहुत नागनुक्कर हुई, ऐतराज हुआ, लेकिन मरता क्या न करता। चारों तरफ काट बढ़ चुके थे और शादी की सब तैयारियां हो चुकी थीं। बदनामी से बचने के लिए तन्वी के पिता ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सजल और तन्वी के विवाह के तय मुहूर्त में मात्र दूल्हा बदला और तन्वी की शादी पदम से हो गई। विवाह के बाद के शुरुआती कुछ महीने तो ठीक बीते, लेकिन रह रहकर तन्वी को पदम की पुरानी बातें याद आने लगी कि कैसे वह दोस्ती के समय तन्वी को टॉर्चर किया करता था, लेकिन उसकी मजबूरी यही थी कि उसे विवाह करना पड़ा। लेकिन वर्ष बीतते बीतते नए नए विवाह का खुमार बासी होने पर पदम के चेहरे पर चढ़ा मुलम्मा उतरने लगा और उसकी असली फितरत फिर से रंग दिखाने लगी। जब एक दिन कमर दर्द की वजह से तन्वी की तबीयत कुछ ढीली थी, सो ऑफिस से लौटकर उसने पदम से कहा, पदम, आज मेरी कमर बहुत दुख रही है, आज जरा खाना बाहर से मंगवा लेते हैं। यह क्या मजाक है तन्वी, यह रोज रोज तुम खाना नहीं बनाने के बहाने बनाकर बैठ जाती हो।
मैं आए दिन होटलों का खाना नहीं खा सकता। चलो उठो और खाना बनाओ। पदम की बात सुनकर तन्वी को बहुत जोर से गुस्सा आ गया और वह झुंझलाते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं खाना बनाने से बचने के लिए बहाना बना रही हूँ? मेरी कमर में असहनीय दर्द हो रहा है। मैंने आज बैंक में कैसे ड्यूटी दी है मैं ही जानती हूँ। और हाँ, ये रोज रोज की चिक चिक मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं। मैं बाहर से खाना मंगा रही हूँ। और हाँ, तुम मुझ पर यूँ अपनी मर्जी नहीं थोप सकते। मैं कोई तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ। मगर पदम एक बेहद निरंकुश स्वभाव का रोबीला इंसान था जो अपनी पत्नी से हर वक्त हुक्म उम्मीद की उपेक्षा रखता था। सो तन्वी के खाना बनाने से इनकार पर वह बुरी तरह से भड़क गया और उस पर गुस्से में बरसने लगा। अपनी ड्यूटी की धौंस तो मत दो। तुम्हारे जैसे 10 क्लर्क मेरे अंडर काम करते हैं। हो क्या तुम? आखिर तुम्हारी औकात क्या है? तुम लोगों का काम कोई काम है? मेरे ऊपर पूरी ब्रांच की जिम्मेदारी है। मुझे पूरे स्टाफ से काम लेना होता है। एक दिन भी मेरी तरह मैनेजरी करनी पड़े तो तुम्हें तो नानी याद आ जाए। दोनों में खूब बहस हुई और आखिरकार तन्वी को रात का खाना बनाना ही पड़ा। वक्त के साथ दोनों के मतभेद गहराने लगे। आए दिन पदम उसमें उलझता और घर में कलह क्लेश करता, उसे नीचा दिखाता, बात बात पर अपने ऊंचे पद का रोब गांठता और उसकी नौकरी का मजाक उड़ाता। बेबस तन्वी को यह सब कुछ झेलना पड़ता। उसे समझ न आता कि क्या करे। उस दिन छुट्टी का दिन था। पिछले कई दिनों से तन्वी पदम के साथ उन्हीं कपड़ों की शॉपिंग के लिए बाजार जाने का प्रोग्राम बना रही थी। सो उसने पदम से कहा, मेरे ऊनी कपड़ों का स्टॉक एकदम खत्म हो गया है। आज शाम को बाहर चलते हैं। इस पर पदम ने उसी समय अपने एक घनिष्ठ मित्र के परिवार को घर पर डिनर के लिए यह कहते हुए इनवाइट कर लिया कि वह फ्रेंड बहुत दिनों से उसके घर डिनर पर आने के लिए पीछे पड़ा हुआ है। उसने तन्वी से कहा कि वह उसे अगले संडे शॉपिंग पर जरूर ले जाएगा। जाहिर है पदम की इस बात से तन्वी बहुत आहत हुई और वह उस पर यूं अचानक बिना किसी प्लानिंग के उसके दोस्त को घर पर आमंत्रित करने पर बहुत झल्लाई। उस दिन उसने बहुत बुझे मन से खाना बनाया और मेहमानों को अटेंड किया। आगंतुकों के जाने के बाद मन का असंतोष आंखों की राह बह निकला। रोते सुबकते उसने पदम को खूब सुनाया कि उसे उसकी बिल्कुल परवाह नहीं और वह एक बेहद इनसेंसिटिव हस्बैंड साबित हो रहा है जिसके साथ हंसी खुशी जिंदगी बिताना लगभग असंभव है। उस दिन उसने पदम को पहली बार चेतावनी दी कि यदि उसने उसके प्रति अपना रवैया नहीं बदला तो मजबूरन उसे उससे अलग होकर जिंदगी बिताने के बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन पौरुषवादी तानाशाह स्वभाव वाले पदम पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ और अगले संडे शॉपिंग पर जाने के लिए एक मॉल में गर्म कपड़ों की शॉपिंग करते वक्त उनमें मामूली से फिर से झड़प हुई और दोनों के मध्य उस मामूली सी बहस ने देखते देखते उग्र रूप धारण कर लिया, जिसकी परिणति पदम के तन्वी को मॉल में अकेला छोड़कर आने में हुई। रात के 9 बजे तन्वी बड़ी मुश्किल से अकेली घर आ पहुंची। इस बार तन्वी की सहन शक्ति जवाब दे गई और उसने भी पदम को कसकर खरी खोटी सुनाई। रात को 1 बज रहा था लेकिन आज उसकी आंखों में नींद नहीं थी। आज पदम के इस रवैये ने उसके जेहन में खतरे की घंटी बजा दी। वह बेड पर करवटें बदल रही थी, पछता रही थी कि क्यों उसने पदम पर फिर से विश्वास किया। पदम जैसे बरबोले बात बात पर रोब जमाने वाले इंसान को अपनी शॉपिंग में शामिल किया। उसके स्वभाव को जानते बूझते उसे अपना लाइफ पार्टनर बनाया। इससे तो अच्छा होता कि सजल से शादी से इनकार करने पर वह कुंवारी ही रह जाती। आज तन्वी को सजल के साथ बीता वक्त शिद्दत से याद आ रहा था कि कितना केयरिंग था। वह उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने में जी जान लगा देता था। उसने कभी उसे भूलकर भी अपमानित नहीं किया, सदैव उसका मान किया, उसकी कद्र की। पदम की तरह कभी उसे नीचा नहीं दिखाया और न कभी उस पर पदम की तरह रोब जमाया। सजल भले ही उस दिन अपनी बहनों के कहने में आ गया, लेकिन अगर वह मुझसे बात करता तो शायद उसकी सारी बातें क्लियर होती। सजल के बारे में सोचते विचारते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही न चला। पदम के साथ इस रोज रोज की अशांति से तन्वी बेहद परेशान रहने लगी। आए दिन झगड़े उसकी मानसिक शांति भंग करने लगे और इसका प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर पड़ने लगा। वह अवसाद से घिरने लगी। एक दिन तो हद ही हो गई। वे दोनों बैंक के किसी बड़े फंक्शन में गए हुए थे। खाने पीने का दौर चल रहा था। उनके बैंक के उच्च पदाधिकारी बहुत शौकीन मिजाज इंसान थे। पदम और बैंक के कुछ अन्य उच्च पदाधिकारियों के साथ पैक पर पैक चढ़ाए जा रहा था। तभी उनकी नज़र एक कोने में बैठी तन्वी पर पड़ी। सुरुचिपूर्ण सोबर सजे धजे में वो तन्वी बेहद खूबसूरत और कमनीय लग रही थी। अपनी रंगीन मिजाजी से मजबूर उन्होंने तन्वी से पूछा, मैडम आपका परिचय? जी मैं बैंक में कार्यरत हूँ। ओह,
तब तो आप अपनी ही बिरादरी की हैं। अपने बॉस को तन्वी से बात करते देख पदम दौड़ा उनके पास आया और उसने पत्नी का परिचय उनसे करवाया। सर, यह मेरी वाइफ हैं। ओह, ये आपकी बेटर हाफ हैं। आई मस्ट से यू आर इंडीड वेरी लकी। यू हैव सच ए ब्यूटीफुल वाइफ यंग मैन। फिर तन्वी की ओर मुखातिब होते हुए उन्होंने उससे कहा, आप यहाँ अकेली कोने में बैठी बैठी क्या कर रही हैं? आइए हमारे साथ बैठिए, ड्रिंक्स वगैरह लीजिए, कुछ अपनी कहिए, कुछ हमारी सुनिए। मगर तन्वी को उनका लाड टपकाता बात करने का लिहाज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे शराब और शराब पीने वालों से सख्त नफरत थी। वह एक मध्य वर्गीय ऐसे सिद्धांतवादी परिवार से थी जहाँ सोशल ड्रिंकिंग तक को बहुत बुरा समझा जाता है। उसने बेहद सपाट स्वरों में उन महानुभाव से कहा, सर, मैं इस पार्टी को एंजॉय नहीं कर सकती, न ही पीना पिलाना पसंद करती हूँ, सो मैं यहीं कोने में ठीक हूँ। प्लीज कैरी ऑन एंड एंजॉय द पार्टी। फिर पति पर आंखें तरेरते हुए बोली, अब बस भी करो पदम, कितना पियोगे? एक के बाद एक पैक पिए जा रहे हो, फिर कल हैंगओवर होगा और मुझे ही परेशान करोगे। अब घर चलते हैं। स्थिति की नजाकत देखते हुए उस वक्त तो पदम चुप रहा, लेकिन घर लौटकर उसने तन्वी को आड़े हाथों लिया। तुम बॉस से कायदे से बात नहीं कर सकती थी? उसने तुमसे जरा साथ बैठने के लिए ही तो कहा था। एक आध ड्रिंक ले लेती तो क्या गजब हो जाता। जानती भी हो कितनी ऊंची पोस्ट पर हैं वे मेरा इमीडिएट बॉस हैं। उफ, मेरा सारा बना बनाया इम्प्रेशन बिगड़ दिया तुमने। मुझे तुम्हारे बॉस का बात करने का लहजा कतई पसंद नहीं आया पदम। उसकी नज़र और नियत दोनों में ही मुझे खोट दिखा। बस इसलिए मैंने उसे लिफ्ट नहीं दी। आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो? जन्नत की हूर, बरियाई लिफ्ट नहीं देने वाली? अरे वह मेरा सीनियर है, सीनियर। यह बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती मूर्ख औरत? उसके हाथ में मेरी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है। कहीं मुझसे खुन्नस खाकर वह बिगाड़ दी तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। तुम कल मेरे साथ उसके घर चलोगी ताकि बिगड़ी बात बन जाए। मैं उस लंपट इंसान के घर हरगिज नहीं जाऊंगी पदम। मुझे उसकी नज़रें ठीक नहीं लगी। हम औरतों की छठी इंद्रिय एक नज़र में ही किसी की भी नीयत को भांप लेती हैं। पदम बोला, कोई लंपट नहीं है, वे अच्छे भले जेंटलमैन हैं। तुम्हें पता भी है वे एक बेहद संप्रभुता परिवार से हैं। वह आज तुमसे साफ साफ नाराज होकर गए हैं। तुम्हें कल मेरे साथ उनके यहाँ चलना ही होगा। पदम की इस जिद पर तन्वी ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन तन्वी के उसके साथ बॉस के घर जाने के लिए मना करने पर उन दोनों में खूब जमकर तू मैं हुई। औकात तो कौरी की और नखरे 100 मन के। तुम कहीं ऑफिसर होती तो ना जाने क्या कह ढाती। पदम बोला, चुपचाप सीधे सीधे उनके घर जाने के लिए तैयार हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा वह हश्र करूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगी। मैं कोई तुम्हारी बांदी नहीं जो तुम्हारी हर बात आंखें मूंद कर मान लूं। पदम, अफसर हो तुम अपने ऑफिस में, घर में तुम मेरे पति हो, जिसका फर्ज है कि वह हर हाल में अपनी वाइफ का मान बनाए रखे। लेकिन तुम्हें तो मेरे मान सम्मान से कोई लेना देना ही नहीं। मैं ऐसे इंसान की लल्लो चप्पो हरगिज नहीं करूंगी जिसकी नज़रों में खोट हो। तुम मेरा क्या हश्र करोगे? मैं अभी इस वक्त तुम्हें और तुम्हारे घर को छोड़कर जा रही हूँ। तन्वी ने जवाब दिया, कर लो जो करना है। मैं तुम जैसे इंसान को अपना पति मानने से इनकार करती हूँ जो अपनी पत्नी तक को उसकी हैसियत के तराजू पर तौलता है। कहते हुए आनन फानन में तन्वी ने अपना बैग पैक किया और मायके चली आई। कानों में अनवरत पदम के अल्फाज गूंज रहे थे, औकात 2 कौड़ी की और नखरे 100 मन के। तुम ऑफिसर होती तो ना जाने क्या कह ढाती। पदम की नज़रों में उसका कोई मूल न था। उसे वास्ता था तो महज हैसियत से, तो अब वह अपनी हैसियत बनाकर दिखाएगी, उससे बड़ा अफसर बनकर दिखाएगी। वह मन ही मन प्रण ले रही थी, कुछ भी हो जाए अब उसे पदम से बड़ा पद हासिल करना है। पदम ने उसकी जूनियर पोस्ट को लेकर कितना बखेरा किया, उसके चलते उसे कदम कदम पर प्रताड़ित किया, अपमानित किया, तो अब वह कड़ी मेहनत कर उससे भी बड़ा पद हासिल करके ही रहेगी। अब यही उसका मकसद होगा और अपना लक्ष्य पूरा करना उसकी जिंदगी का एकमात्र ध्येय। यह सोच उसे दिली सुकून पहुंचाया और वह बाजार जाकर अपने बैंक के डिपार्टमेंटल एग्जाम्स की किताबें खरीद लाई। उस दिन के बाद से तन्वी की जिंदगी बस नौकरी और डिपार्टमेंटल एग्जाम्स की तैयारी के इर्द गिर्द सिमट गई। नियत अवधि पर बैंक और डिपार्टमेंटल एग्जाम में अपनी परफॉर्मेंस के दम पर प्रमोशन लेना उसका जुनून बन गया। वक्त अपनी चाल से आगे बढ़ता गया। आज तन्वी की जिंदगी की एक महत्वाकांक्षा पूरी हुई थी। आज वह पदम की भांति अफसर बनकर ट्रांसफर पर दूसरे शहर फ्लाइट से जा रही थी। प्लेन मंथर गति से आसमान में ऊपर चढ़ रहा था। उसी के साथ जहन में पुरानी खट्टी मीठी यादों के पैरासूट खुलने लगे थे।
पदम उसका बचपन का साथी था। पदम का घर उसकी कॉलोनी में ही था। दोनों ने एक ही स्कूल कॉलेज से पढ़ाई की। पदम स्कूल के ज़माने से ही उसे पसंद करता था। वक्त के साथ वह भी उसे चाहने लगी। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने पर पदम ने एमबीए कर मैनेजर के पद पर एक बैंक ज्वाइन किया और उसने क्लर्क के पद पर एक दूसरा बैंक ज्वाइन किया। बस तभी से दोनों की राहों में कांटे बिछने लगे। जब से पदम ऑफिसर बना था, उसे यह बात शिद्दत से चुभ रही थी कि उसकी भावी पत्नी उससे जूनियर पद पर है। वह इस बात को किसी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहा था और उसके मन का असंतोष यदा कदा उसकी बातों से झलक पड़ता। तन्वी को आज भी अच्छी तरह से याद है वह दिन जब वो अपने कॉमन फ्रेंड्स की एक गेट टुगेदर में किसी फ्रेंड ने उससे उन दोनों की पोस्ट पूछी। पदम ने कहा, छोड़ो ना इन बातों को। फिर उसके दोस्त ने कहा, सुना है तुम दोनों को बैंक में बहुत ऊंची पोस्ट पर पोस्टिंग मिली है। पदम के ने मुंह बनाते हुए उस पर कटाक्ष किया। हम दोनों को नहीं, बस मुझे। इन मैडम को फैशन बनाओ श्रृंगार और अपनी सहेलियों से फुर्सत मिले तब तो ये पढ़ने की जहमत उठाएं। अब बिना पढ़े तो क्लर्क से ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। हमारी मैडम तो क्लर्क ही बन पाई। मुझे अलबत्ता मैनेजर की पोस्ट पर अपॉइंटमेंट मिला है। पदम के इस तर्ज पर तन्वी कट कर रह गई और कई दिनों तक बेहद आहत महसूस करती रही। पदम का उसे बात बात पर नीचा दिखाने का यह लहजा बेहद तकलीफदायक लगा। इसी के साथ उसकी उस पर रोब झाड़ने की आदत भी उसे त्रस्त करती। लेकिन पदम के साथ पली बड़ी तन्वी सोच नहीं पा रही थी कि वह इस सबसे कैसे छुटकारा पाए। दोनों के परिवारों में बेहद घनिष्ठता थी और उनकी ओर से उनके संबंध की बाबत कोई ऐतराज भी नहीं था। दोनों ही परिवार उनकी शादी को लेकर बहुत उत्साहित थे। दोनों के घरों में उन दोनों की नौकरी लगने के बाद विवाह की योजना बनने लगी थी। लेकिन तन्वी की जब से नौकरी लगी थी, वह पदम के साथ अपने रिश्ते को लेकर कुछ असहज फील करने लगी थी। जब तब अपनी क्लर्की को लेकर सुनाए गए उसके ताने उलाने उसे बेहद असुरक्षित कर देते। उनके संबंधों के ताबूत में आखिरी कील तब ठुकी जब सगाई से माह भर पहले एक दिन पदम ने तन्वी के घर पर कई रिश्तेदारों की मौजूदगी में उसकी कड़ी आलोचना की। उसके सहज और बिंदास स्वभाव की जमकर बुराई की। उस पर अनेक आक्षेप लगाए कि उसके बार बार चिताने पर भी उसने बैंक में अफसरी की परीक्षा की पूरी मेहनत से तैयारी नहीं की और महज क्लर्क बनकर उसे शर्मिंदा कर दिया। तन्वी के माता पिता को भावी दामाद के मुंह से अपनी बेटी की बुराई सहन नहीं हुई। घर के बड़े बुजुर्गों ने इस बात का बहुत बुरा मनाया और इसकी चर्चा तन्वी से की। तन्वी तो पहले से ही पदम की बात बात पर उसकी उंगली करने की आदत से मन ही मन घुट रही थी। उसने भी पदम की हर बात पर ताने कसने और धौंस जमाने की आदत के बारे में बताया। तन्वी की बातें सुनकर उसके माता पिता को आज अफसोस हो रहा था कि तन्वी के मना करने पर भी उन्होंने समाज के कारण अपने बेटी की शादी उससे की। तन्वी ने इस मुद्दे पर बहुत संजीदगी से सोचा और वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि माता पिता से राय लेकर और अपने दिल पर पत्थर रखकर वह पदम से तलाक ले लेगी और सारे संबंध तोड़ लेगी। और उसने ऐसा ही किया। इधर उसने बैंक में अपना प्रमोशन हासिल किया और बैंक की ओर से तन्वी को बड़ा क्वार्टर आवंटित हुआ। लेकिन अकेले साय साय करती घर उसे काटने को दौड़ता। जब भी अकेली होती, अतीत की काली छाया उसके संपूर्ण वजूद को घेर लेती और उसका दम घुटता। सुकून मिलता तो महज अपने काम में। वह सुबह सवेरे ठीक 8 बजे अपनी शाखा में पहुंच जाती और रात के 9 बजे तक अपने काम में लगी रहती। अमूमन रात के 9 तक तन मन से क्लांत घर पहुंचती और खा पी कर कुछ देर अपनी माँ पिता और बहनों से बात कर नींद के आगोश में चली जाती। उसका काम उसका जुनून बन गया था जिसमें व्यस्त रहकर उसे आत्मिक सुकून मिलता। उधर पदम ने तन्वी से अलगाव के वर्ष भर बाद ही उससे तलाक लेकर दूसरा विवाह किया। लेकिन उसकी दूसरी पत्नी स्वभाव से उसकी डुप्लीकेट थी। साथ ही वह बेहद झगड़ालू भी थी। इस वजह से आए दिन उनके बीच महाभारत मचा रहता, जिसकी वजह से यह शादी भी मात्र 2 वर्ष तक चली और दूसरी पत्नी ने कोर्ट में उसके विरुद्ध एक भारी एलिमनी की मांग करते हुए तलाक का केस फाइल कर दिया। इस सब का असर उसकी नौकरी पर पड़ा और पदम अपनी नौकरी में अपना बेस्ट नहीं दे पाया। साथ ही उसका बरबोलापन, रौब भरा व्यवहार, बेमानी, ऐंठ और अकड़ से उसका स्टाफ और उसकी शाखा के उपभोक्ता उससे निरंतर असंतुष्ट रहते। उसके सीनियर भी इन्हीं सब वजहों से उसमें कोई खास खुश न रहते। इस सब से उसकी परफॉर्मेंस अछूती न रही और उसकी सफलता का ग्राफ निरंतर घटता गया। साल दर साल यूं ही गुजरते गए। आज एक बार फिर तन्वी की जिंदगी का एक बेहद खास दिन था। पिछले माह ही तन्वी का प्रमोशन हुआ था और आज वह पदम से 2 पायदान ऊपर अफसर बनकर बैंक की कॉलोनी में ठीक उसके घर के सामने क्वार्टर में रहने आ रही थी। पदम अपने ड्राइंग रूम में बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था कि तभी घर के सामने शोरगुल सुनकर उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा।
किसी के घर के सामान से लदा ट्रक उसके क्वार्टर के ठीक सामने रुका था। तभी उसने देखा तन्वी अपनी शानदार चमचमाती गाड़ी से उतर रही थी। आत्मविश्वास से भरी हुई वह सामान ढोने वाले मजदूरों को करक आवाज में निर्देश दे रही थी। अनायास मन में बरसों पहले उसकी कलह, कलेश और चिल्लाहट सुनती भींगी आंखों वाली बेबस तन्वी आज भरपूर आत्मविश्वास से खिली खिली प्रतिष्ठित लेखिका और वरिष्ठ अफसर तन्वी का चमकता चेहरा देख पदम के कानों में उससे कहे गए उसके ही शब्द अपने सामने गूंजने लगे कि आखिर तुम्हारी औकात क्या है तन्वी। आज उसे औकात के असली मायने तन्वी ने समझा दिए थे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।